कौन सा क्वेश्चन है हेमंत? थर्टी टू एंड 33 ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले ही। इसको वीडियो को देखना एक बार, इसमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 32 जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम पूछा है और गिवन क्या आपको? एज लेंथ इज गिवन। एज लेंथ देखो एंगस्ट्रम में गिवन है और आपको जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो यू हैव टू चेंज द एंगस्ट्रम इनटू सेंटीमीटर। तो ये हो जाता है लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो जो एज लेंथ है वो आ जाएगा आपके पास 3.04 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका ए का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या होगा? सारी चीजें बराबर होंगी। लेंथ है, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, तो ए क्यूब। तो ये 3.04 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 33 में देखो। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा है नंबर ऑफ एटम्स बताने आप, ठीक है। और डेंसिटी वाला फॉर्मूला दे दिया आपको। क्वेश्चन में डेंसिटी दी है, एज लेंथ दी है। देखो ये पिकोमीटर में दिया है और यहाँ सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है? पिकोमीटर को चेंज कर देना है सेंटीमीटर में, ठीक। अब कितने पिकोमीटर है? 44.4 पिकोमीटर है, तो उसको किस में चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर में। तो 44.4 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो ये पिकोमीटर है सेंटीमीटर में चेंज हो गया, लेकिन आपको पूछा है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। अब हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं कि जो नंबर ऑफ एटम्स को बता दे। तो हमने क्या करना है? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, एवोगैड्रो नंबर है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से मोलर मास को लाना है। मैंने आपको बोला भी था ये इसमें एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 2 और 3 टाइम्स पूछ लिया है बोर्ड ने। इससे पहले आप चेक करोगे तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो इसमें मोलर मास के लिए आपको क्या करना है? मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे मोलर मास गिवन नहीं है तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये मोल कॉन्सेप्ट से वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा W इंटू एन ए अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू W इंटू एन ए अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू एन। अब Na से Na एवोगैड्रो नंबर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये BCC है, तो BCC के लिए जेड कितना होगा? BCC के लिए जेड हो जाएगा 2। एज लेंथ आपको गिवन है, एज लेंथ है 44.4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम यू हैव टू कैलकुलेट, और डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी है 7.2। अब यहां से आप वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है 32 एंड 33 क्वेश्चन आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? रिप्लाई करना। ये अभी रिसेंटली बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला। तभी मैंने कहा था डेंसिटी का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं आपको। और अगर आप पिछली 2019, 18, 19 ऐसे क्वेश्चन देखोगे, 16, 17 और 18, 19 में तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपको कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। डेंसिटी का ही आता है क्वेश्चन, लेकिन डेंसिटी के क्वेश्चन को कई बार वो थोड़ा सा घुमा देगा या फिर थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट को हार्ड कर देगा बस। तो ये दोनों में आता है, एसएससी बोर्ड हो या
सीबीएसई बोर्ड हो, डेंस से क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को थोड़ा कई बार वो क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। और कोई डाउट इसमें? फिर एक मैं आपको फाइनल टेस्ट फिर लेता हूं जो टाइमिंग के साथ होगा चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है? तो इससे क्लियर होगा आपको कितना अच्छा नॉलेज हो गया इसका। अब हम लोग पढ़ते से चैप्टर सेकंड को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हाँ ओके, अब चैप्टर सेकंड को करेंगे स्टार्ट। और इसमें आपको क्या भी करना है, क्वेश्चन आंसर को रिपीट करना है, तो आपका टाइमली देखा जाएगा कितना टाइम में आप क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है? सॉल्यूशन में आपको क्या क्या चीज याद करनी है, क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैं आपको दोनों चीज कर देता हूँ। और सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप मिक्स करोगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट होता है जो जनरली लेसर अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे सॉल्वेंट, ये मॉडर्न डेफिनेशन है इसकी। और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। और जनरली हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो पुरानी डेफिनेशन थी कि जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्वेंट है, और विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। फिर इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड आते हैं, जैसे बाइनरी आ गया, बाइनरी सॉल्यूशन है, या टर्सरी सॉल्यूशन आ गया। तो नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है? यानी जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें दो कंपोनेंट हो गए वो हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें तीन कंपोनेंट हो गए वो हो गया आपका टर्सरी सॉल्यूशन, ठीक है? तो बाइनरी में आ सकता है आपके पास एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, जबकि टर्सरी में आ सकता है आपके पास एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट हो गया और दो सॉल्वेंट हो गए, या फिर दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ये हो गया टर्सरी सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और वर्ड इसमें बहुत ज्यादा आता है, वो आता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट हर हमेशा वाटर होगा, सॉल्वेंट है जो फिक्स है वाटर होगा, उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सॉल्वेंट होता है अदर देन वाटर, सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। जो सॉल्वेंट है वो अदर देन वाटर होगा तो उसे कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो कई बार एक्वस सॉल्यूशन लिखा रहता है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कंसंट्रेशन के पॉइंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कई मेथड आते हैं, इसमें पहला आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब होता है, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर आएगा आपके पास तो लिखा होगा 60% एक्वस HNO3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60% का मतलब 60 ग्राम, और ब्रैकेट में लिखा होगा W/W, यानी दोनों के दोनों मास में है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो 60 ग्राम है वो है HNO3, और टोटल जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब पर 100 है। और जो इसमें एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब वाटर, तो इसमें जो वाटर होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम वाटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 60% HNO3, और ब्रैकेट में लिखा होगा W/W, और या फिर लिखा होगा बाई मास, या फिर लिखा होगा बाई मास, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। तो कई बार ये शॉर्टकट टर्म्स में भी दिया होता है, ठीक है? और अगर परसेंटेज में सीधा क्वेश्चन पूछा होगा कि परसेंटेज निकालो मास परसेंटेज का, तो आपको सीधा अप्लाई करना है। ओके,
तो ये बेसिक चीजें हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और बेसिक चीजों में क्या होता है कि सारा कॉन्सेप्ट है, जो बड़े क्वेश्चंस कभी भी अगर बनेंगे तो आपको बेसिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो हाई लेवल के क्वेश्चन आंसर कर सकता है तो वो वही स्टूडेंट कर सकता है जिसका बेसिक नॉलेज सबसे अच्छा होगा, वो सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकता है। और जिसका बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बेसिक को बहुत फोकस करना है, उसको समझ के करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ मैं, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो जब भी सॉल्यूशन आएगा तो आप समझ जाओगे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्सअप है। इसके बाद सॉल्यूट हम किसे कहते हैं, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट कहते हैं जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। जबकि पुरानी डेफिनेशन ये थी कि जिसको हम किसी भी सब्सटेंस में डिजोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूट है, और जिसमें किसी भी चीज को डिजोल्व किया जाता है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। ये पुरानी डेफिनेशन थी, ओल्ड, जो आपने क्लास 9th-10th में पढ़ी होगी। और ये मॉडर्न डेफिनेशन उसको चेंज किया गया और ये मॉडिफाई करके इसको सिंपल कर दिया गया और इसको ब्रॉड कर दिया। इसके बाद इसमें आता है बाइनरी सॉल्यूशन का। बाई का मतलब जिसमें दो चीजें होती, बाई का मतलब दो, तो बाइनरी का मतलब जिसमें सपोज करो मैंने लिखा शुगर प्लस वाटर, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। तो लिखेगा लेट द बाइनरी सॉल्यूशन बी, तो बाइनरी का मतलब समझ जाना जिसमें दो कंपोनेंट लिखा है, जैसे शुगर प्लस वाटर। ऐसे आ जाता है लेट द, या दिस इज द टर्सरी सॉल्यूशन। तो टर्सरी सॉल्यूशन का मतलब जैसे मैंने लिखा शुगर लिख लिया प्लस सॉल्ट लिख लिया प्लस वाटर, यानी तीन कंपोनेंट उसमें मिक्स होंगे। टर्सरी का मतलब थ्री, तो अगर तीन होंगे आपने उसको उसने आपको दो ही दिए, शुगर प्लस वाटर, इसका मतलब एक और है उसमें कोई, ठीक है। कई बार वो हिडन रखता है उस चीज को, जैसे मैंने कहा एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया शुगर प्लस सॉल्ट, तो आपको समझ जाना है एक्वस का मतलब वाटर है, यानी इसमें तीसरी चीज क्या लिखी है, वाटर लिखी है। तो जब भी टर्सरी सॉल्यूशन आएगा तो आपको समझना है तीन कंपोनेंट है, और जब भी बाइनरी सॉल्यूशन आएगा उसका मतलब दो कंपोनेंट। इसके अलावा एक और वर्ड आता है, जैसे मैंने अभी कहा एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस का मतलब होता है वाटर। अगर कोई भी किसी चीज को वाटर में डिजोल्व करता है उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब आप लोग मुझे एक चीज बता दो, अगर किसी को पता है कि जो वाटर होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है आप किसी भी चीज को इसमें डिजोल्व कर सकते हो। जैसे आप हर बार देखते हो हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो इसलिए उसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन उसका मेन रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप हर एक चीज को देखो, आप कई बार देखते होंगे कि इसको हम वाटर में डिजोल्व करके देखें, हर बार हम यही कहते हैं इसको वाटर में डिजोल्व करके देखें। तो वाटर को ही क्यों लेते हैं हम, बाकी और भी तो कम सॉल्वेंट है। तो वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसका मेन रीजन क्या है साइंटिफिकली, कोई बता सकता है इसका आंसर? तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी यू कैन डिजोल्व एनी कंपाउंड एनीथिंग इन वाटर, तो ये डिजोल्व हो जाएगा इजिली। तो रीजन क्या है इसका, मेन रीजन? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा तो आप अमोनिया को भी लार्ज अमाउंट में ले लो, किसी को भी लार्ज अमाउंट में लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था SN1 रिएक्शन में, याद करो SN1 रिएक्शन। अगर आपने पढ़ा होगा SN1 SN2 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन में मैंने आपको इसका आंसर बताया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो SN1 रिएक्शन है उसमें इसको डिटेल में मैंने आपको इसका आंसर बताया था। ओके यामिनी, चल यामिनी तब भी क्लोज है आंसर के, ठीक है। एक्यूरेट आंसर नहीं है लेकिन क्लोज है, वेरी वेरी क्लोज। और कोई इसके अलावा? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, व्हाई? ओके श्रुति, ठीक है तब भी। और इसके अलावा कोई आंसर? ठीक है, देखो आपके आंसर तब भी थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसके बाद एक्यूरेट आंसर बताऊंगा। इसका एक्यूरेट आंसर क्या है,
लेकिन कोई और देखो सारी चीज मेमोरी बेस्ड है, लिंक है एक दूसरे से। हाँ अंबिका, वेरी गुड। और इसके अलावा सुमित, हाँ ये किसने दिया आंसर? अंबिका ने, ओके ठीक है। अब देखो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होता है, देखो एक टेक्निकल वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ये टेक्निकल वर्ड यूज होता है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाई होता है, ये होता है 80, सबसे हाई। इससे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू ब्रेक डाउन, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा 80 टाइम्स ज्यादा होती है औरों के कंपैरिजन। ठीक है, तो इतनी जल्दी ये किसी भी चीज को ब्रेक डाउन कर सकता है, यानी इसकी जो पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तभी हम देखो हर एक चीज को वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं, किसको कहाँ लाए, फिर हम बोलते हैं इसको वाटर में डिजोल्व करें। एक तो सस्ता भी मिलता है, चलो वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और खास बात इसकी क्या है कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है, यानी कि इसकी एबिलिटी किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने की सबसे ज्यादा होती है। ठीक, पोलर नेचर की वजह से। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब देखो, डाई का मतलब होता है 2, इसको ब्रेक डाउन कर दो, देखो डाई का मतलब 2 एंड इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, यानी यहाँ पे 2 चार्ज जनरेट हो जाते हैं, यानी पोलर नेचर होता है। ये भी आपने सही कहा था, क्लोज में आ गए थे आप लोग, ठीक है। तो डाईपोल नेचर होता है इसका, डाईपोलर नेचर, यानी इसमें भी पोलर नेचर होगा और इसकी वजह से इसकी एबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने की। इसीलिए हम वाटर को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये याद रखना आपने। ये छोटी छोटी चीजें जो आगे काम आएंगी आपको। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन के लिए देखो, पहला मास परसेंटेज जो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये तो आपको पता ही है, जैसे आप अपने मार्क्स निकालते हो परसेंटेज में, मास भी कह सकते हो, वेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बेस पे मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया आपका मास परसेंटेज। ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन घुमा के आ जाता है। जैसे मैंने कहा 70% एक्वस H2SO4 और ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे W/W, या फिर लिख दिया बाई मास, एक ही बात है, W/W या बाई मास। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि 70 ग्राम क्या है यहाँ पे H2SO4 और 100 ग्राम क्या है, देखो परसेंटेज का मतलब पर 100, यानी टोटल कितना आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास 100 ग्राम का। और एक्वस का मतलब वाटर, तो वाटर कितना है इसके आपके पास 100 माइनस 70, यानी कि 30 ग्राम वाटर। तो ये 3 इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे देता है, शॉर्ट में दे देता है क्वेश्चन। तो जैसे ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, आपको समझ जाना है कि ये 3 इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें ध्यान रखना है कि जब भी वाटर होगा, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो 1 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम होता है डेंसिटी का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा अभी 30 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 ml वाटर है, दोनों सेम होगा। वाटर को आप ग्राम में लिखो या ml में लिखो, दोनों में सेम होगा, तो वाटर में कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए वाटर की डेंसिटी कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। ठीक है, अगर आपको वाटर को ग्राम से ml में चेंज करना है तो सेम हो जाएगा। ठीक, तो इसका ध्यान रखना आपने कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है 1 ग्राम पर ml हो गया या 1 kg पर लीटर हो गया, एक ही बात है। 1 kg पर लीटर या 1 ग्राम पर ml, एक ही बात है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। क्वेश्चन में वो चीज गिवन होता है जो वेरिएबल होता है। अब इसके बाद सेकंड आता है इसमें वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वॉल्यूम का मतलब दोनों जगह पे वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,
ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। अब इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि 40% एक्वस NH3 और ब्रैकेट में लिख देंगे V/V, या फिर लिख देंगे बाय मास बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है। इसका मतलब आपको वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंट मतलब V/V या फिर बाय वॉल्यूम। अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास 40 है, 40 का मतलब अब आपको जो ये वैल्यू गिवन है वो किस में है, ml में, क्योंकि वॉल्यूम आ गया। ml में गिवन है और क्या, NH3 है जो सॉल्यूट है आपके पास वो 40 ml है, जो पूरा सॉल्यूशन है आपके पास वो 100 ml है, क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन का मतलब परसेंटेज वॉल्यूम में होगा। और वाटर कितना है इसमें, 60 ml होगा इसमें वाटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन दे देता है या फिर न्यूमेरिकल दे देता है। इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है इसमें, थर्ड इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब देखो यहीं से पता चल रहा है आपको। मास वॉल्यूम परसेंटेज में वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो ऊपर मास लिखा है और नीचे लिखा है वॉल्यूम, तो नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज तो चेंज नहीं होगी, सॉल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर जिसमें मास लिखा है वहां पे उसका मास होगा, जिसमें वॉल्यूम लिखा है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना। ये परसेंटेज में है कि इसकी यूनिट होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, मास को जनरली हम लिखते हैं, मास होता है ग्राम में और वॉल्यूम होता है ml में, तो ग्राम पर ml इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो मास, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, या तो लिखा होगा W/V और या फिर लिखा होगा बाय मास वॉल्यूम, बाय मास वॉल्यूम। तो अगर इनमें से कोई भी साइन होगा आपके पास तो आप समझ जाओगे कि वो किसके लिए है, मास वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए उसने लिख दिया 80% एक्वस H2SO4, इसका मतलब क्या हुआ, और ब्रैकेट में लिख दिया W/M, सॉरी W/V, या फिर लिख दिया मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, ठीक है। ओके ओके, अच्छा एक काम करता हूं, मैं माइक लगा देता हूँ, 1 सेकंड। अब मुझे रिप्लाई कर देना उसी में, क्योंकि आवाज अब मुझे सुनाई नहीं देगी आपकी, ठीक है। तो मुझे बता देना कि वॉइस अब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो W/V, W/V, W/V का मतलब क्या होगा कि 80 ग्राम है, तो जो ये आपके पास पहला जो 80 ग्राम है ये H2SO4 का वेट हो जाएगा, वेट ऑफ H2SO4। अब जो नीचे लिखा है वो वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 100 ml। अब आप इसमें वाटर का वेट नहीं निकाल सकते, अब आप इसमें वाटर का वेट नहीं निकाल सकते। अगर आप करोगे 100 माइनस 80 तो गलत हो जाएगा। अगर आप लिख तो 100 माइनस 80 तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ml में है और ये ग्राम में, तो ऐसी गलती मत करना। यूनिट में आपको हर बार कह रहा हूँ, यू हैव टू सी द यूनिट ऑल्सो। ये किसमें, ग्राम में और ये ml में, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन में दिया होता है, डेंसिटी गिवन होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर ml। तो पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन को किस में चेंज करोगे, मास में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.5 और जो आपके पास वॉल्यूम है वो 100 है, तो 100 इंटू 1.5 का मतलब 150। अब आपको मास अब मिलेगा यहाँ से 150 ग्राम।
अब आप वाटर का वेट निकाल सकते हो। वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 80 यानी 70 ग्राम वाटर हो जाएगा। तो 70 ग्राम वाटर हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसका, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पूरे आंसर को अफेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में डेंसिटी जरूर गिवन होगी, लेकिन अगर वाटर है तो वाटर के केस में 1 ही माना जाता है डेंसिटी को। यहां तक समझ में आया? हाँ हेमंत सही कह रहे हो आप, ये जनरल डेफिनेशन है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही चलता है जो पुराना कॉन्सेप्ट है, बस इन्होंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया बस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि होगा वही। अगर सपोज करो शुगर है, देखो ये आपको एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ ये वाला भी, कि थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, एनसीईआरटी ने दे तो दी सारी चीजें बढ़िया, लेकिन उसने कुछ कॉन्सेप्ट को बिगाड़ के रख दिया। जैसे इसने मॉडर्न डेफिनेशन तो दे दी इसकी, लेकिन अगर मैंने कहा कि सॉल्ट है और सॉल्ट आपके पास 80 ग्राम है, और जबकि वाटर है और वाटर क्या है यहाँ पे 70 ग्राम है, लेकिन फिर भी हम जो वाटर है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट ही बोलेंगे, और सॉल्यूट हम किसे बोलेंगे, सॉल्ट को हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये कुछ डिमेरिट्स रह गई है, क्योंकि मॉडर्न डेफिनेशन उसने जरूर दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है, बस इस डेफिनेशन के लिए बहुत अच्छा लगता है, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, बस। इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है। तो कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सॉल्वेंट बहुत कम होगा, सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक्सचेंज नहीं कर देंगे उसे। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है। देखो ये कॉन्सेप्ट को ज्यादातर इस बेस पे लिखा था जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। ये ऐसी जैसे एयर है, सपोज एयर होता है, एयर में मॉइस्ट होता है, फॉग वगैरह जैसे फॉग होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वाटर होता है वेपर्स में और एयर होता है। तो एयर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, एयर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जबकि वाटर क्या होता है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, गैस सॉल्यूशन, इसे कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए हमने इसको जरूर यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एयर है जो इसकी परसेंटेज या कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वाटर की कम होती है। तो इस तरीके से मिस्ट या वॉइस वगैरह फॉग वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे ये ज्यादा वर्क करता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आते हैं तो न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे सॉलिड सॉल्यूशन है, आपने क्या क्या केक लाए आप, केक, तो केक में क्या होता है, CO2 गैस होती है, किसमें, सबस्टेंस में। तो सबस्टेंस क्योंकि ज्यादा अमाउंट में है तो इसे कहते हैं सॉल्यूट, और ये गैस कम अमाउंट में है, तो जो इन दोनों का मिक्सचर बनता है ये कौन सा बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे ये काफी काम आ जाता है। जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन इसे करते हो तो यहाँ पे ये बेस्ट है। लेकिन जैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आओगे तो वहां पे थोड़ी बहुत चीजें आपको डिस्टर्ब मिलेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वहां पे सेम रहता है। ठीक है, हुआ क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर उसने आपको दे दिया 75% एक्वस H2SO4, तो अब आपको बोलेंगे बताओ ये कौन सी वैल्यू गिवन है इसकी। पहली वैल्यू W/W, दूसरी वैल्यू V/V, तीसरी वैल्यू W/V। इन तीनों में से किस पे टिक लगाओगे आप? अगर यही कॉन्सेप्ट दे दिया आपको 75% एक्वस H2SO4, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप किस पे टिक लगाओगे? ओके श्रुति, क्वेश्चन ये है कि 75% एक्वस H2SO4 है, बाकी आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया उसने पीछे का, तो आप किस क्वेश्चन पे टिक लगाओगे? आपको कौन सा लग रहा है कि आप कौन सा लोगे, W/W लोगे या W/V लोगे या फिर V/V लोगे? और कोई आंसर? ओके, एंड यामिनी, सुमित? क्योंकि क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में कई बार देगा ही नहीं आपको, हर बार थोड़ी कि W/W लिखेगा आपको या W/V लिखेगा आपको या V/V, लेकिन बाई चांस वो देना भूल गया, यानी उसने दिया ही नहीं है, तब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
कि अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग? ओके, यामिनी, अंबिका, हेमंत, तो ये जो आंसर है इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। श्रुति, अंबिका, हेमंत एंड यामिनी, नो वन इज करेक्ट। इसका आंसर है फर्स्ट वन। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप किसके बेस पे चलोगे? फर्स्ट वन के बेस पे। यानी आप कह दोगे कि जो 75 ग्राम है वो क्या है? H2SO4 है, और 100 ग्राम क्या है? वाटर है, और 25 ग्राम क्या है? सॉरी, 100 ग्राम है सॉल्यूशन और 25 ग्राम है वाटर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी थोड़ी कि हर बार दिया होगा, हो सकता है ना दिया हो, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ठीक है, या फिर इन तीनों में से कौन सा हम यूज करेंगे? तो ध्यान रखना, इसमें हम किसको यूज करेंगे? पहले वाले को, हर हमेशा फर्स्ट वाले को। सेकेंड और थर्ड को हम यूज नहीं करते। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो जाता है, स्ट्रेंथ होता है कि जिसमें स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी आपको देखो ये W/V का वर्जन लग रहा होगा, लेकिन बस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे लीटर हो जाता है, इसीलिए जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर लीटर, जबकि उसमें क्या था? ml था और इसमें लीटर है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो उसको लीटर में लेना है, और जो भी सॉल्यूट होगा उसको ग्राम में यूज करना है। ठीक है, अब हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। बस आपको एक नॉलेज देना इनिशियली, जिससे क्वेश्चन आंसर में हमें दिक्कत ना आए फिर दोबारा। तो एक बार मैं आपको सारा वीडियो भी भेज दूंगा, और ये भी देखना पड़ेगा आपको, रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, क्योंकि जो टाइम है वो फिनिश हो गया। रिज्वाइन सेम आईडी।